दीपेश और प्रियंका दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ही MBA के स्टूडेंट थे और दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उनका कॉलेज से ही प्लेसमेंट बेंगलोर के लिए हो जाता है। दोनों बेंगलोर चले जाते हैं। प्रियंका अपनी मौसी के साथ ही रहती थी। उसकी मौसी वहीं पर एक अच्छी डॉक्टर थी और दीपेश एक PG में रहता था, लेकिन उसे बहुत सारी परेशानियां हो रही थीं, जिसके कारण वह अपना एक फ्लैट लेने की कोशिश करता है और उसे उसी बिल्डिंग में फ्लैट मिल जाता है जिसमें प्रियंका रहती थी। लेकिन दोनों को ही पता नहीं था कि वह दोनों आसपास रह रहे हैं। एक दिन वह दोनों मिलते हैं, तब दोनों को पता चलता है कि वो आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर प्रियंका की मौसी अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती हैं। अब प्रियंका की एक बार तबीयत खराब होती है तो फिर दीपेश आकर उसकी सेवा करता है और उसके फ्लैट में ही उसके साथ रहने लगता है। 10 दिन बीत जाते हैं। जब प्रियंका ठीक हो जाती है तो वह कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहना ठीक नहीं है। तब दीपेश कहता है, कैसी बात कर रही हो डार्लिंग, जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, क्या हम नहीं रह सकते? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें किराया भी दूंगा जो मैं अपने लैंडलॉर्ड को देता हूँ। वही किराया मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा और तुम्हारे साथ इस फ्लैट में रह जाता हूँ। मेरा कमरा अलग होगा और तुम्हारा अलग, हम मर्यादा में रहेंगे और मुझे अपनी लिमिट पता है। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पर्सनैलिटी देखकर तुम बेकाबू हो जाती हो? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। देखो मैं कह देती हूँ, बात मेरी नहीं है, मेरे घर वालों की है। Will you marry me? तुम मुझसे शादी करोगे? तो वह कहता है कि क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी समझदार और अंडरस्टैंडिंग लड़की कहाँ मिलेगी। प्रियंका उसे छेड़ते हुए कहती है कि लड़कों का क्या भरोसा, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई तो मैं क्या करूँगी। तब वह कहता है, मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को जानता हूँ जिसका नाम है प्रियंका, समझ गई ना? प्रियंका दीपेश के ही कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और फिर दोनों एक ही साथ ऑफिस जाने लगते हैं और एक ही साथ खाते, एक ही साथ सोते और धीरे धीरे वह एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता है कि कब वह पति पत्नी की तरह ही रहने लगते हैं। इसी बीच उसकी मौसी एक बार आती हैं और जब वह उन दोनों को साथ देखती हैं तो कहती हैं कि तुम दोनों को अब शादी करनी होगी, क्योंकि प्रियंका के माता पिता ने मेरी जिम्मेदारी पर इसे यहाँ भेजा है। अगर इसके साथ कुछ भी ऊंच नीच होता है तो इसके लिए मैं भी जिम्मेदार मानी जाऊंगी। मौसी की बात सुनकर दीपेश कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में अपनी माता पिता के पास जाने वाला हूँ और मैं उनके सामने शादी का जिक्र करूँगा और उन्हें मना लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शादी के लिए इनकार नहीं करेंगे। तब प्रियंका की मौसी कहती है, अच्छा अब शादी की बात हुई तो अपने माँ बाबूजी से पूछोगे? जब तुम साथ रहने चले थे तब क्यों नहीं पूछा? पूछ कर रहते, क्या वो इजाजत देते इसकी? फिर वह सोचती है कि यह कुछ गलत लड़का लग रहा है। फिर वह कहती है कि मैं एक दिन के लिए भी प्रियंका को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकती हूँ और वह दीपेश को कमरा खाली करने के लिए कह देती है। दीपेश बड़ा रुआसा होकर अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है और जाते जाते कह जाता है कि एक दिन आप दोनों को बहुत पछताना पड़ेगा। 15-20 दिन बीतते हैं। प्रियंका अपनी मौसी से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर उसकी मौसी कहती है कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। फिर वह दीपेश के पास जाती है और उससे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। तब दीपेश उसकी मौसी से कहता है कि आज तो आप मुझसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हैं। क्या बात है, इतना मक्खन क्यों लगा रही है? तब उसकी मौसी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस दिन तुम दोनों को साथ देखकर बौखला गई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका ऐसा करेगी। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, मुझे तुम्हारे सामने अनुरोध भी करना पड़ेगा। तुम प्रियंका से शादी कर लो, तुम चलो मेरे साथ और
हम लोग कोर्ट चलते हैं और वहीं पे शादी कर लेते हैं। लेकिन दीपेश कहता है कि मैं इस तरह से कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता हूँ। वह कहता है कि आप मुझ पर इतना दबाव क्यों बना रही हैं। इसके आगे उसकी मौसी प्रियंका की जब वह बात बताती है, उसे सुनकर दीपेश बौखला जाता है। इसके लिए मुझे अपने माता पिता से इजाजत लेनी होगी। प्रियंका तो ऑफिस में काम करती है और करीब 1 महीने से मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? वह तो और लोगों के साथ भी घूमती फिरती है। क्या पता उसका अफेयर अब और किसी के साथ हो। आप उससे पूछिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब समस्या मेरे कारण पैदा नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर उसकी मौसी को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि ये कैसा धूर्तों की तरह बातें कर रहा है, क्योंकि वह जानती थी कि प्रियंका उसके अलावा और किसी के नज़दीक नहीं आ सकती थी। फिर उसकी मौसी को लगता है कि वह बहुत जलील हो चुकी है। फिर वह घर जाती है और प्रियंका से सारी बातें बताती है। प्रियंका के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे दीपेश पर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि वह उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन यह सब तो उल्टा ही हो रहा था। फिर वह तुरंत दीपेश के पास जाती है और उससे कहती है कि मौसी के बात का बुरा मानना छोड़ दो। वह तो हम दोनों की भलाई के लिए ही जो भी कह रही थी वह कह रही थी। तुम इस बच्चे के बारे में सोचो जो दुनिया में आने वाला है। तो दीपेश कहता है, बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? और तुम जो ऑफिस में नौकरी करती हो और लोगों से हंसी ठिठोली करती हो, क्या वह उनका नहीं हो सकता है? प्रियंका को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह उसे मारने लगती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। फिर दीपेश भी चिल्लाने लगता है और फिर प्रियंका वहाँ से चली आती है। फिर प्रियंका को रात में अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और उसकी मौसी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं। चूँकि उसकी मौसी को सारे डॉक्टर जानते थे, इसलिए उसकी मौसी सोचती है कि अब मेरी बदनामी होने वाली है, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसके घर के लोग कैसे हैं। लेकिन तभी डॉक्टर आके रिपोर्ट बताती है और कहती है कि इसे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, जिसके कारण इसका पीरियड 2.5 महीने से रुका हुआ है। और वह कहती है कि मैं इसका ट्रीटमेंट चलाऊंगी और धीरे धीरे उसकी यह समस्या दूर हो जाएगी। फिर सबके जान में जान आता है। प्रियंका को जब यह बात पता चलती है कि वह हार्मोनल डिसऑर्डर की शिकार है, जिसके कारण उसका पीरियड रुका हुआ था, उसके जान में जान आती है। लेकिन वह दीपेश से इतनी नाराज थी कि वह उसे कोई भी बात नहीं बताती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और दीपेश और प्रियंका की कोई मुलाकात नहीं होती है। प्रियंका की मौसी प्रियंका को समझाते हुए कहती हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर बुरा टाइम आया और दीपेश की पहचान हो गई। वह तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता था। शादी हो जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह के कारनामे करते हैं। अच्छा है तुम उससे बच गई। अब घर से तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चल रही है। लड़का विदेश में रहता है और अभी अभी इंडिया से विदेश गया हुआ है। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब प्रियंका का मन दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि वह बहुत टूट चुकी थी और शादी के बारे में उसने सोचना ही छोड़ दिया था। उसकी मौसी उससे कहती है कि मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुम शादी के लिए हाँ कह दो और उसे देख भी लो, क्योंकि माता पिता अगर कोई रिश्ता करते हैं तो वह भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए वह सब कुछ देख सुनकर ही तय करते हैं और लड़का इतनी आसानी से धोखा भी नहीं दे सकता है। एक बार तुम्हें धोखा मिल चुका है, अब तुम नादानी मत करो। लेकिन वह कहती है कि आप लोग जैसा ठीक समझो और मम्मी पापा से भी कह दो कि अगर उन्हें लगता है कि लड़का अच्छा है और मेरी केयर करेगा, मेरा साथ निभाएगा तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं किसी भी तरह से अभी घर नहीं जाने वाली हूँ। प्रियंका को कहीं ना कहीं दीपेश का इंतज़ार था कि वह देखना चाहती थी कि वह कितना गिर सकता है, और उसकी नज़रों में वह गिरता ही जा रहा था, क्योंकि वह उसके पास आता ही नहीं है। फिर शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। प्रियंका अपने घर जाती है। शादी का माहौल था। लोग उसे फ़ोटो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मन में तो दीपेश था, जो कि बेवफा होने के बाद भी ना जाने क्यों उसके मन को कचोट रहा था। सब लोग कहते हैं कि देखो लड़का कितना हैंडसम है।
वह मन ही मन सोचती है क्या फ़र्क पड़ता है, अगर दीपेश नहीं है तो कोई भी चलेगा, क्योंकि मम्मी पापा ने कुछ सोचकर ही रिश्ता किया होगा। और फिर शादी के लिए वह दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। सभी कहते हैं बारात आ गई, बारात आ गई और दूल्हा बहुत हैंडसम है। बहुत सारे रस्मों रिवाज के बाद शादी संपन्न हो जाती है, खान पान भी होता है और प्रियंका विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। प्रियंका की यह ससुराल में पहली रात थी। वह पलंग पर बैठी हुई थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था और फूलों की भीनी भीनी सुगंध पूरे कमरे में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था उस सुगंध के साथ साथ दीपेश की यादों को भी वह विदा करना चाह रही थी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट होती है। वह देखती है कि उसका पति कमरे में आता है और सोफे पर ही सो जाता है। फिर वह उसके पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह तो गहरी नींद में चला गया था। शायद उसने कुछ नशा कर लिया था और रात के समय उसकी नींद खुलती है तो वह प्रियंका प्रियंका कहने लगता है। वह सोचती है यह कौन है जो मेरा नाम ले रहा है और मुझे इतनी अच्छे से जानता है कि नींद में भी बड़बड़ा रहा है। फिर वह जब पास जाके देखती है तो वह तो दीपेश था और दूल्हा बना हुआ सोया हुआ था। तब तक उसका नशा टूट चुका था। वह उठकर बैठ जाता है और कहता है प्रियंका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वह कहता है कि मुझे माफ़ करो, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम प्रियंका था, मुझे हर जगह वही दिखाई दे रही है, लगता है मेरा नशा नहीं उतरा है। प्रियंका तो उसे देखते ही पहचान जाती है कि यह दीपेश है। वह सोचती है सच उगलवाने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा। वह फटाफट घूंघट कर लेती है और थोड़ा आवाज़ बदलकर उससे बातें करने लगती है। वह उससे कहती है कि अच्छा यह बताओ कि तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। वह तुम्हारी प्रेमिका थी ना, क्योंकि तुम तो नशे में भी उसका नाम ले रहे हो। तब वह कहता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। वह कितने उम्मीद से मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसे नाराज कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताए देता हूँ, मेरे ऊपर उसका पहला अधिकार है। अगर जीवन में वह कभी भी मुझे बुलाएगी, मुझे उसके पास जाना होगा। इसलिए यह बात तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ। मेरे समझ में नहीं आता मैं उसे कहाँ से ले आऊँ। मैंने बहुत कोशिश की उससे शादी करने की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं कितना अभागा हूँ। फिर प्रियंका फटाफट अपना घूंघट हटाती है। प्रियंका को अपने सामने दुल्हन बना हुआ देखकर दीपेश बहुत घबरा जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वह कहता है कि मुझे हर जगह प्रियंका क्यों दिखाई दे रही है। तब प्रियंका कहती है कि होश में आओ, मैं प्रियंका ही हूँ, प्रियंका तुम्हारी दुल्हन जिससे तुम्हारी शादी हुई है। शुक्र मनाओ अपने नसीब का कि दोनों लड़कियाँ एक ही हैं, जिससे तुमने प्यार किया था और जिससे तुम्हारी शादी हुई, वरना तुम तो किसी काबिल नहीं। और अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो मैंने शादी से इनकार कर दिया होता, क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो। और तुम कितने सेल्फिश और डरपोक इंसान हो। तुम तो मुझे देखने भी नहीं आए कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। उसकी बात सुनकर वह कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं गांव गया था। वहाँ मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब थी और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु भी हो गई। तभी मुझे विदेश में नौकरी के लिए अवसर मिल रहा था। मेरा वहाँ जाना जरूरी था। मैं विदेश चला गया था, लेकिन विदेश जाने से पहले मैं तुमसे मिलने गया था। पता चला कि तुम लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया है और तुम्हारी मौसी एक दिन मुझे रास्ते में मिली। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और वह कहने लगी कि खबरदार तुम उससे दूर रहो। अब उसकी शादी हो चुकी है और वह अपने जीवन में बहुत ही खुश है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया और तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की, तो वह बोली कि इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफ़ी है कि वह अपनी शादी में बहुत खुश है। अब मैंने बच्चे के बारे में पूछा तब वो बोली, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो। दोबारा इस तरह की बातें अपनी जुबान पे लाए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हम तुम्हें इस जन्म में देखना ही नहीं चाहते। मैं ही नहीं, प्रियंका भी तुम्हें देखना नहीं चाहती है। जाओ यहाँ से। पिताजी के जाने के बाद माँ बहुत बीमार रहने लगी और मुझसे शादी के लिए हमेशा जिद करने लगी। मैं उस समय विदेश में था। मैंने उनका दुख देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। यकीन मानो मैंने लड़की की फोटो भी नहीं देखी। मुझे लगा कि जब बड़े मिलकर ये सब कर रहे हैं तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है। दीपेश
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। काश तुमने ऐसा ना किया होता तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत होती। हम दोनों की किस्मत एक थी, हम दोनों की शादी होनी थी, लेकिन काश तुमने अगर मेरे साथ वह सब ना किया होता। और जानते हो दीपेश, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। मुझे तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पीरियड 2 महीने के लिए रुक गए थे। और मौसी तो यही कह रही थी कि अच्छा हुआ इस इंसान की सच्चाई सामने आ गई और तुम्हारे साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा मन तुम्हारे लिए कितना रोता था। मैं सोचती थी कि जिसे मैंने जी जान से चाहा वह इंसान ऐसा निकला, और फिर वह और भी रोने लगती है। दीपेश भी रोने लगता है और कहता है कि प्रियंका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे किन शब्दों में माफी मांगूं। मेरे जैसे इंसान को तो माफी मांगने का भी अधिकार नहीं है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करूंगा। प्रियंका कहती है कि क्या तुम सचमुच शर्मिंदा हो? मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि तुम 5 साल तक खाना बनाओगे और घर के सारे काम करोगे, यहाँ तक कि कपड़े भी धोओगे। हाँ भाई, मशीन में ही धो लेना। और मैं पुरुषों की तरह ऑफिस जाऊँगी और बाहर के ही काम करूँगी। मैं एक भी बर्तन नहीं छूऊंगी और तुम ऑफिस भी करोगे और औरतों की तरह सारा काम करोगे। दीपेश हंसता है और कहता है कि अगर तुम मुझे माफ़ करने के लिए तैयार हो तो यह सब मैं खुशी खुशी करूँगा। 5 साल का मैं तो ज़िंदगी भर करूँगा। हाँ, 5 साल बाद तुम मेरा साथ देती रहना। फिर दोनों हंसते हैं। इसके बाद दीपेश प्रियंका से पूछता है कि तुम्हारी मौसी की मैरिड लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तब प्रियंका कहती है कि मौसी MBBS के बाद जब PG कर रही थी तो वह अपने एक सीनियर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वह उनका संबंध काफ़ी सालों तक चला, लेकिन 4 साल बाद वह विदेश चला गया और कभी नहीं आया और उसने शादी से भी इनकार कर दिया। तभी से मौसी को लड़कों से बहुत चिढ़ हो गई और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। तभी वह तुम्हें देखकर बहुत भड़क जाया करती थी। उन दोनों ने तो लिविंग रिलेशनशिप के लिए एग्रीमेंट भी बनवाया था, लेकिन जब मौसी ने बाद में देखा तो वह लिविंग एग्रीमेंट उसी को फेवर करती थी। उसकी सहायता से कोई भी कानूनी मदद नहीं मिल सकती थी। मौसी पूरी तरह टूट गई। दीपेश भी कहता है कि अच्छा, तभी वो मुझसे इतना चिढ़ती है। उनकी भी गलती नहीं है। तब प्रियंका कहती है कि लड़के होते ही ऐसे हैं, लेकिन सभी नहीं। फिर दोनों हंसते हैं। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैंने लिव इन रिलेशनशिप को प्रदर्शित किया है और इसमें आने वाली समस्याओं को भी बताया है। जबकि इसे अब कानूनी मान्यता मिल चुकी है, लेकिन फिर भी यह शादी के सामने बौनी इसलिए है क्योंकि इसे हर जगह सामाजिक मान्यता नहीं मिली हुई है। यह सुरक्षित भी नहीं है क्योंकि कोई भी पार्टनर दूसरे को छोड़ के आसानी से जा सकता है। शादी का महत्व इसलिए अत्यधिक है क्योंकि शादी एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक देश, काल, समाज और संस्कृति में पाई जाती है।